प्रोफेसर रविकांत साहब, पहली चीज तो ये, जो मैं चूंकि आज वो नहीं था लेकिन फिर भी मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, मेरी ये उम्र हो गई है, मैं शायद आप सब लोगों से सबसे ज्यादा उम्र मेरी होगी, मेरे अपने पॉलिटिकल याद में मैं पहली बार सुन रहा हूं कि कोई चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मैं, आप मत आइए, आप धन्य, आप दूर रहिए, आपके आने से वोट कटते हैं। वो सिर्फ यही नहीं कह रहा आप आएंगे तो यहां मेरा नुकसान होगा। मैंने मेरी पॉलिटिकल याद में अपने सहयोगी से आज तक किसी ने ये कहते हुए नहीं मैंने सुना है कि आप मत आइए। मैं बहुत इलेक्शन प्रोसेस में रहा हूं, पार्ट रहा हूं उसका, रविकांत जी, मैंने ये जरूर सुना है कि आपने कहा कि भाई इस तरह के लोगों को भेजिए, तो वो भेजते तो कहते नहीं ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहते हैं, थोड़ा इनको भेज देते तो अच्छा था। लेकिन किसी को आते समय, वो भी जो शीर्ष आपका मतलब हुक्म का इक्का जिसको कहते हैं, आपका 1 से 100 नंबर तक के वही है भाई सारे रोल में, उनको मना करना ये भी एक अपने में वो है। एक तो छोटी टिप्पणी इस पे चाहूंगा, लेकिन ज्यादा बड़ी बात जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि जात पात को भुला दीजिए, आरएसएस कब बुलाएगी जात पात को? आरएसएस कब अपने यहां किसी को किसी वंचित वर्ग के, किसी नॉन ब्राह्मण, नॉन अपर कास्ट को अपने किसी पद पे बिठाएगी? और दूसरा, मुझे कभी कभी ये लगता है रविकांत जी कि ये एक नूरा कुश्ती नहीं होती है, मिलजुल के कुश्ती लड़ी जा रही है कि पक्ष में भी हम रहेंगे, विपक्ष भी हम रहेंगे, दोनों तरफ के स्पेस को बोलते रहिए जिससे दोनों तरफ के लोग खुश हैं। कोई रहा देखा देखा भागवत जी कितनी बात कर रहे हैं, मोदी जी को उन्होंने बिल्कुल टाइट कर दिया आपकी, तो उधर भी रहिए इधर भी रहिए। तो क्या वो भी एक सोची समझी रणनीति है कि दोनों स्पेस को कहीं ना कहीं बना के रखो? प्रोफेसर रविकांत, और मिजोरम पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, डेफिनेटली मैं बात शुरू करूंगा मधुलिमय से। वो आरएसएस को र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कहा करते थे, और इनका काम ही यही है, लोगों को भ्रम में रखना और हर गेंद को अपने पाले में रखना। चित भी मेरी, पट भी मेरी, वो सिक्का मेरे बाप का। अब तो सत्ता में है। जब वो जनता पार्टी बनी थी, आप सब लोग उसके साक्षी होंगे, तब भी इनका चरित्र क्या था, अन्ना आंदोलन के पीछे इनका चरित्र क्या था, और गांधी जी के साथ जो हुआ उस समय इनका चरित्र क्या था। वो चरित्र कभी नहीं बदला है, उसकी बुनियाद है। और जो कह रहे हैं मोहन भागवत कि जाति पाति खत्म कर देने चाहिए, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। चलिए, उन्होंने कहा, और मैं ये भी मान लेता हूं कि एक उनका नेक दिल है, लेकिन आरएसएस कभी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ सकती। उसकी जैसे डीएनए में है कि उसे किसी को अछूत बना करके रखना है। इस पूरी आइडियोलॉजी और उनके पुरखों ने, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं, वो उन्होंने एक पूरे जमात को अछूत बना करके रखा। अब चूंकि डेमोक्रेसी है, आपको वोट हासिल करना है, लेकिन वो आपके चरित्र में है, तो फिर आप अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो नफरत पैदा करिए, उनको अछूत बना दीजिए। और क्या हो रहा है, सैकड़ों उदाहरण। कहीं एक बच्चे को इसलिए पीटा जा रहा है कि वो मुस्लिम है, कहीं लिंचिंग हो रही है, अब चेक किया जा रहा है कि उसके फ्रिज में क्या है। तो दरअसल इनकी बुनियाद में यही है कि किसी को अछूत बना करके रखना, वरना ये जी नहीं सकते। समानता और न्याय जैसे शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है, इनकी सोच में नहीं है, और वो भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब कि जाति पाति खत्म कर दो। एक मुझे छोटी कहानी याद आती है कि शेर ने बकरी से पूछा, मांस खाओगी? बकरी ने कहा, अपना ही बच जाए तो बहुत है। ये वो पूछ रहे हैं। इन्होंने कभी कहा कि जितने भी उत्पीड़न हो रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो मजबूती से। जब उस आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई, मोहन भागवत के क्या आंखों में मोतियाबिंद हो गया था उस समय? मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, तो मोहन भागवत का थाईलैंड गए हुए थे, यही थे। इन लोगों की जो मानसिकता है, मैं नहीं समझता कि कभी बदलेंगे, बदल ही नहीं सकते। वो ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जिसमें एक बड़ा हिस्सा उनका गुलाम बन करके रहे। वो महिलाओं को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। और इसलिए मोहन भागवत का ही बयान है ना कि अगर औरत कहने ना माने तो उसको निकाल करके बाहर करिए।
ये हिंदू सोसाइटी बनाएंगे? ये हिंदुओं के रक्षक हैं जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि वोट कहां डालना है, 4 बार प्रतिबंध लग चुका है। वो ये बोल रहे हैं आने वाले वक्त में तो आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए, और सत्ता बदलेगी तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। में रही बात मिजोरम की, डेफिनेटली ये पूरे तरीके से धब्बा है एक तरह से, लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं है। ये उसके लिए है ना कि जिसको थोड़ा शर्म लिहाज आया कुछ हो, उस पर तो सवाल उठेगा। लेकिन जिन्होंने पूरे अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हजारों लोगों को मरने दिया और उस आदमी ने उफ नहीं की। कोरोना में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, लाशें जल रही थी, वो आदमी अदृश्य था। भारतीय सैनिक हताहत होते रहे, वो आदमी चुपचाप था। नोटबंदी के समय लोग लाइन में लग करके मर गए, लोगों की शादियां टूट गई, वो आदमी अट्टहास कर रहा था मंच पे कि बड़ा मजा आया, लोगों की शादियां टूट गई। आप उस आदमी से शर्म की बात कर रहे हैं कि उसको शायद ये होगा कि जोरमथंगा ने कह दिया तो नहीं, आप नरेंद्र मोदी को शायद सुधार का मौका मिलेगा। ये नहीं है। और इसीलिए जो व्यक्ति, ये जेपी ने भी भूल की थी कि ये सुधर जाएंगे, बहुत सारे सोशलिस्टों ने, बहुत सारे गांधीवादियों ने, इनसे ये उम्मीद करना कि ये सुधर जाएंगे, ये समानता की बात करने लगेंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया टर्म क्वाइन किया है, समरसता, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो समता की जगह समरसता ही बोलते हैं। इतना फेंका है उन्होंने उस शब्द को कि तेल निकाल दिया है उसका, समानता का। आप भूल गए कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, उनका समरसता चल रहा है। तो ये नहीं बाज आने वाले। और कई बार इतना क्रोध आता है, लेकिन चूंकि जो भारत का संविधान है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है, संगठन बना सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, सारे धर्म समान हैं। उस लिहाज से मुझे लगता है कि आरएसएस उसी के भीतर, वो इसको गोबर में एक जो कीड़ा होता है ना, वो भीतर भीतर खेल करता है, वो वहीं से पनपता है, वहीं से। ये दरअसल वो है, ये उसकी तह में जिंदा रहते हैं, अपने आप का विकास करते हैं। और जरूरत इस बात की है कि उस पूरे आइडियोलॉजी का उसी संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक नजरिए से उसका चैलेंज किया जाए, जो काम अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रगतिशील लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेसी और जो संविधान हमको मिला, उससे जरूर वक्त लग सकता है, क्योंकि ये वही जो भ्रम पैदा करते हैं, लोगों को लगेगा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो सिंह साहब ने कहा ना कि अपने भीतर कब करेंगे, एक बंगारू लक्ष्मण हुए थे, उनको कैसे किस साजिश के तहत बाहर किया गया कौन नहीं जानता। और अभी करोड़ों अरबों रुपए का सब खेल हो रहा है और सब चल रहा है। राजनाथ सिंह कह चुके हैं यहाँ कभी इस्तीफे नहीं होते हैं। कोई दलित होता है तो वो 2 मिनट में जाता है। एक थे ना मंत्री जी, उन पर मीटू वाला केस लगा था, वो बाहर हो गए, और ब्रजभूषण शरण सिंह वो अट्टहास कर रहा था पार्लियामेंट में बैठ करके, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। खुल्लम खुल्ला है। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस की एक मैं तारीफ करूंगा कि वो कभी छिपाते नहीं, वो शब्दों में भले ही भ्रम पैदा करें, लेकिन असलियत अपनी वो हमेशा सामने रखते हैं। आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हमारी अपनी कमजोरी हो सकती है, उनका नहीं। बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है, वो तब से लेकर के अब तक यही करते आ रहे हैं। गांधी की हत्या में उन्होंने मिठाइयां बांटी, कौन नहीं जानता। जेपी आंदोलन में पीछे होकर के, सिखों के हत्याओं में पीछे रह करके, अन्ना के आंदोलन में पीछे रह करके उन्होंने जो खेल किया है, जो डेमोक्रेसी का मजाक बनाया और सत्ता को प्राप्त किया, ये मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई समझदार आदमी नहीं समझता है। लेकिन ये देश जिस तरह का है, थोड़े लोग भोले हैं, लोग मौका देते हैं। मुझे लगता है कि ठीक हुआ ये जो इनको वक्त मिला, इससे इनकी असलियत आम लोगों तक पहुंच गई।
जिसको आम आदमी नहीं समझ पा रहा था। अब मुकाबला ठीक ढंग से होगा और आने वाले वक्त में आप वो देखेंगे कि चेंज हो रहा है। जी जी। मैं प्रोफेसर रविकांत आपसे एक चीज समझ लो, मैं अपनी जानकारी के लिए, आरएसएस के लिए बारे में कहा जाता है कि बहुत संगठित है, रोज सुबह लोग व्यायाम करते हैं, शस्त्र अब काफी चीजें सीखते हैं, खेल खेलते हैं। आपकी नजर में कोई भी ऐसा क्या पदक विजेता हुआ है जो आरएसएस शाखा में जाता रहा हो? मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर कोई बताए कि भाई हिंदुस्तान ने छोटे बड़े सब खेलों को मिला के 1000-2000 पदक जीते होंगे, क्या कहीं कोई ऐसा आरएसएस, क्योंकि आरएसएस ने अभी तक क्लेम नहीं किया, अगर किसी को पता हो हमारे दर्शकों में भी तो बताएंगे भाई ये साहब आरएसएस में जाते थे, क्योंकि वो तो पता लग जाएगा। क्या मैं एक चीज साहब आपसे पूछ लूं, ये अपने को बहुत संस्कारी बोलते हैं कि भाई संस्कार, संस्कार भारतीय, हर चीज में संस्कार लगाते हैं। मैं भाई झूठ क्या बोलूं, मुझे पहले लगता था कि प्रणाम, आइए जल ग्रहण करेंगे या आसन ग्रहण करिए, भोजन लिया, वो क्षुद्र, अब क्या क्या बोलते थे। लेकिन इनकी कलई खुल जाती है जब ये यहां पे आते हैं इस सोशल मीडिया पे, इनके जो ट्रोल जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि ये संस्कार सुबह क्या सिखाए जाते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कुछ संस्कार से लेना देना है भाई। चलिए कहीं कोई खराब जगह जाता है, कुछ तो सीख लेता है वो, कहीं कोई वो, इसमें अच्छी चीज क्या सीखता है? आपको कुछ समझ में आया? मुझे तो समझ में नहीं आया प्रोफेसर साहब। देखिए, ये कि बहुत संगठित है और बहुत बड़ा संगठन है, ये भी एक छद्म है। करीब 50 लाख लोग तो वो आरएसएस बताती है कि उनकी अपनी शाखाएं, लेकिन दरअसल ये बहुत कायर किस्म के लोग हैं। कोई खेल नहीं खेलते, वो डंडा चलाने वाला, और उसमें से अगर ठीक एक आदमी चला जाए, एक गांधी जी की थी ना लाठी, उसके लिए क्या किया इन्होंने, जिससे करवाया वो उससे भी पीछे छुड़ा लिया कि वो आरएसएस का नहीं था। बेहद कायर। इनको एक ही खेल आता है कि कैसे नफरत पैदा की जाए और कैसे अपना वर्चस्व कायम रखा जाए, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। छोड़ दीजिए खेल में, इनमें से कोई निकल करके एक साइंटिस्ट बना हो, जरा बता दीजिए। मोदी जी की साइंस क्या कहती है कि एक हमने चाय वाले को देखा, उसकी गैस खत्म हो गई तो उसने नाले की गैस से चाय बनाना शुरू कर दिया। और वो उसके बारे में कह रहे थे, एयर स्ट्राइक के बारे में, रडार के बारे में, रडार के बारे में, कि बादलों से हमने कहा कि हवाई जहाज गुजार दीजिए, रडार नहीं पकड़ पाएगा। ये तो इनकी साइंटिफिक समझ है। तो न इन्होंने कभी नहीं, रट्टा मारने वाले लोग, एक देखिए वो 2-4 आपको श्लोक सुना देंगे और उसमें भी झूठे झूठे। मैंने, एक बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, वो जितनी किताबों को कोट करते हैं उसमें 60% झूठ होता है। अगर आप दोबारा चेक करिएगा तो बल्कि ज्यादा ही निकल जाएगा, मैं तो 60 ही बोल रहा हूं। इनको ना झूठ बोलने से शर्म है, ना माफी मांगने से शर्म है, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। और बाकायदा वो कहते हैं ये हमारी रणनीति रही है कि हमने माफी मांगी। और संस्कारी इतने हैं, वो 2-4 वीडियो तो आ ही चुके हैं पब्लिकली, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। दूसरा, ये अगर वास्तव में देश की सेवा करते होते तो कोरोना काल उससे सबसे बढ़िया उदाहरण है। जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रही थी, उस वक्त इस देश का एक भी शाखा आप मुझे बता दीजिए कि जिन्होंने सेवा की हो। गुरुद्वारे खुले थे, मस्जिदों में लोगों को रोका जा रहा था, खाना पानी तो गरीब लोगों ने दिया है, हम आप जैसे लोगों ने दिया है अगर कोई राहगीर गुजर रहा है। लेकिन इस देश का एक भी आरएसएस का बंदा सड़क पर नहीं था कि जिसने कभी एक इंजेक्शन, और ये लाठी लेकर के 14 फरवरी खड़े हो जाते हैं कि कोई इस देश में प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन जिन मेडिकल स्टोर पर दवा ब्लैक में बिक रही थी, एक भी कमबख्त खड़ा था क्या कि गया हो कि आप हमारे देश के लोगों के साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उसी समय 100 से ज्यादा अरबपति हो गए। जो मेडिकल की कंपनियां थी 5 गुना उनका दाम बढ़ा। ये संस्कारी कहां थे वो लाठी लेकर के? वो वहां इजराइल कहां जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या जाएंगे? हंसी आती, गुस्सा भी आता है और रंज भी होता है कभी कभी
कि किन मूर्खों के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं और जिन पर बहस करनी पड़ती है। मतलब इनके लिए एक एक मिनट भी बात करना अपना वक्त जाया करना है। लेकिन ऐसे वक्त में हैं हम कि जहां लंबी लंबी बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। लोग तो समझते बड़े संस्कारी लोग हैं, वो 2 ठो श्लोक बोल करके आ जाएंगे और वहीं खाएंगे उसी घर में, और वहीं, और इनकी 2 तरह की भाषा होती है, और शाखा में कुछ और होती है, अलग कुछ और होती है। वो भंवर में एक बंसी वाली किताब तो हम सबने पढ़ी होगी। दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ इनका क्या रवैया है। वहां भाई जी होते हैं और फिर अंदर सब कुछ होते हैं वही। इनका जो समरसता भी है, पहले तो समरसता पे मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो भी छद्म है। ये विशुद्ध भेदभाव और असमानता में विश्वास करने वाले लोग, बस इनको वर्चस्व चाहिए, सत्ता चाहिए, कोई शर्म हया नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई संस्कार नहीं, ये इंसानियत नहीं, छोड़ दीजिए सब कुछ।